कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो 26 तारीख का पेपर होने वाला है सामाजिक का, उसकी आप जो बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 26 तारीख का जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जिसमें से आपके जो 100% आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है आप जो बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे और आपका जो सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, वो आप टैबलेट प्राप्त करेंगे। और आप जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही आपको पूरा फायदा मिलेगा। बाकी शुरू में खाली 1-2 मिनट की वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपका जो पेपर अच्छा हो, अगर आप ये सोचते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और मैं जो आपसे प्रश्न पूछता हूँ वीडियो के बीच में, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। और मेरे को पता है कि अभी जो खूब सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा भी नहीं देखेंगे और फिर वो जो पेपर होने के बाद में कमेंट करेंगे कि हमारा पेपर जो सही नहीं हुआ, हमारा पेपर ख़राब हो गया। तो उसका कारण ये है कि वो विद्यार्थी जो ढंग से पेपर देते ही नहीं है और पूरा वीडियो जो देखते ही नहीं अच्छे से, इसलिए उनका पेपर ख़राब होता है और उनकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना। आपकी परीक्षा में यहाँ से जो 100% आज के वीडियो से पूरा पेपर आपके जो अच्छा से होने वाला है। और ऐप के ऊपर आपकी जो वीडियो देखने के बाद में मैंने एक 120 प्रश्नों का आपके फ्री टेस्ट डाल रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर आपको जो बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट मिलेगा। आप ये टेस्ट को भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये PDF भी आपको अपने ऐप के अंदर जो आपकी कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज है उसमें उपलब्ध है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? ठीक है, तो 1771, 1772, 1773 या फिर 1770। तो वारेन हेस्टिंग जो थे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया यहाँ से कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई वारेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कब बने थे ये? तो ये बने थे 1773 में। याद कर लेना, 1773 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इसका उत्तर आपको याद करना है। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कमेंट करके बताना आपको कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था। ठीक है, अंतिम वायसराय का नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, दिक्कू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपसे दिक्कू का आशय पूछा जा रहा है। तो दिक्कू का आशय क्या होता है? दिक्कू का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति। जो बाहरी व्यक्ति होता है इसको दिक्कू कहा जाता है। तो स वाला उत्तर इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स वाला इसमें बिल्कुल आपके सही उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, मृदा संरक्षण हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधियों में सम्मिलित हैं। मृदा संरक्षण में कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं? वेदिका फार्म काम में लेते हैं, रक्षक मेखला काम में लेते हैं और चट्टान बांध काम में लेते हैं। इसका मतलब तीनों ही उत्तर सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उपरोक्त सभी वाला उत्तर इसमें सही करेंगे। ऑप्शन नंबर द वाला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न फिर आपके कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? प्रति व्यक्ति जो औसत प्रति वर्ग किलोमीटर जो औसत है वो कितना है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है भारत का प्रति किलोमीटर, तो वो आपके 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का आंसर रहेगा। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? कमेंट करके आपको बताना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है राजस्थान का, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। जनघनत्व होता क्या है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसको अपन जनघनत्व कहते हैं। तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और राजस्थान में कितने रहते हैं? राजस्थान की जो संख्या आपके पूछे तो आपको करना है 200। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का है और सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है? कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आदिवासी समूह औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? तो आदिवासी समूह औरों से इसलिए अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता है। उनके भीतर ऊंच नीच का जो फर्क होता है बिल्कुल कम नजर आता है, इसलिए वो औरों से बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह सुनिश्चित किस अधिकार के द्वारा किया गया है? तो भाई 14 वर्ष तक के से जो बच्चे होते हैं, बाल मजदूर होते हैं, उनको बाल श्रमिक से जो मुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा शोषण से मुक्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो बंधुआ मजदूर हैं वो आपके शोषण से मुक्ति के अधिकार के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? तो जोधपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है वो राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में होता है। राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में जोधपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। इसके अलावा आपको देखो, राजस्थान की आपकी जो किताब चलती है राजस्थान अध्ययन की, उस किताब में से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस किताब के पीछे जो आपके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं
उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपके प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कौन सा भौगोलिक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो भौगोलिक भी है और प्राकृतिक भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुष्कर झील। पुष्कर झील भौगोलिक भी है और ये एक प्राकृतिक भी है। तो पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, ये अजमेर में आती है और ये एक प्रकार की पवित्र झील है। इसके अलावा कपिल सरोवर जो आपके कोलायत बीकानेर में है, सोनारगढ़ ये जैसलमेर में है, हवा महल ये आपके जयपुर में है। कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किस शहर को कहा जाता है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर कमेंट करो, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी जो परीक्षा में 100% आपके पूछे जाएंगे। इसलिए मैं जो भी आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपको चाहे उत्तर नहीं आता हो तो आप गूगल पे सर्च करो, कहीं से भी आपकी किताब में ढूंढो, या आप जिसको गूगल पे सर्च करके भी आप ढूंढोगे तो आपको एक उत्तर जो अपनी परीक्षा के लिए याद हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका, इसलिए मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ। कई बच्चे कमेंट करते हैं और उनको उत्तर मुँह पे याद हो जाते हैं, तो वो इसीलिए याद होता है क्योंकि उनको वो लिखना पड़ता है और वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए प्रश्न पूछता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको प्रश्न साथ के साथ ही याद हो जाएं। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन आप उत्तर को कमेंट किया करो, आपके फिक्स आपके जो वो परीक्षा में आएगा और वो आपके याद भी हो जाएगा। फिर आपके 9वां प्रश्न आएगा, 9 से जो आगे की क्वेश्चन है वो आपके क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो 9वां प्रश्न आपके 2 नंबर का है, तो इसमें आपकी क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपके पेपर में से देख के लिखना होगा, ये आधे नंबर के 4 अवस्थ ये रिक्त स्थान होंगे। तो पहला है आपके इसमें ये कि ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के को निर्धारित करता है। तो ये किसको निर्धारित करता है, ये संचय को निर्धारित करता है। इसमें आपको क्या भरना है, संचय भरना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ब है आपके, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्राकृतिक कारण लिखेंगे। जन्म और मृत्यु जो होती है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक प्राकृतिक कारण है। मुसलमान और पारसी आदि धार्मिक सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी का अधिकार मिला हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा, संस्कृति की सुरक्षा इसमें उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे संस्कृति की सुरक्षा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। जालोर जिले की जो साक्षरता है वो सबसे कम है। ठीक है, साक्षरता सबसे कम किस जिले की है, तो जालोर की है। तो कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, साक्षरता जो लिटरेसी रेट है वो किस जिले की सबसे अधिक है। और एक आपको लिंगानुपात याद कर लेना है, एक तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, और एक आपको न्यूनतम लिंगानुपात भी याद कर लेना है कि न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किन किन जिलों का है, कमेंट करके बताना है आपको। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखो, मैं इसलिए आपसे कमेंट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% है जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। इसमें आपके विशेष क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके प्रवास हो जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना, इसमें प्रवास से इसको मिलान करना है, तो इसको मिलान करेंगे प्रवास के साथ में। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों को परंपरागत जमीन की बहाली, तो ये कौन सा अधिनियम आया था, तो ये अधिनियम आया था 1989 में। तो 1989 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत आदिवासियों को परंपरागत जमीन की बहाली दी गई थी। वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, तो वनस्पति की जो वृद्धि है वो निर्भर करती है तापमान और आर्द्रता पर। भारत सरकार की आदिम जनजाति सूची में कौन शामिल है, तो सहरिया जनजाति शामिल है। और सहरिया जनजाति अपने राजस्थान का जो जिला है 12 जिला, आप में से कोई 12 जिले का होगा तो उसको पता होगा। आपके 12 जिले में 2 तहसीलें, एक तो किशनगंज है, एक तो है किशनगंज और दूसरी है शाहबाद। ठीक है, शाहबाद, इन दोनों ही तहसीलों में जो ये सहरिया जनजाति निवास करती है। तो किशनगंज और शाहबाद का नाम आपको याद करना है। सहरिया जनजाति एकमात्र ऐसी जाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न फिर आपके सत्य असत्य वाला है, सही गलत वाला। सही गलत में आपके पहला प्रश्न है कि मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, तो पहला प्रश्न आपकी बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। राजस्थान में ग्रामीण गौरवपथ योजना का निर्माण ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने हेतु किया गया है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। ग्रामीण गौरवपथ जो योजना है इसका जो ये ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने का कार्य करती है, ये भी आपके सत्य हैं।
राष्ट्रीय आयुष मिशन का जो योजना का जो उद्देश्य है वो फसलों का बीमा करना और किसानों को राहत देना है। तो ये फसलों का बीमा करना नहीं होगा, आयुष मिशन आपके फसलों से संबंधित नहीं है, ये आयुर्वेद से संबंधित लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। भारत में जन सुविधाओं की आपूर्ति में वितरण में काफ़ी समानता दिखाई देती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहाँ समानता है? लोगों में जन सुविधाओं और आपूर्ति और वितरण में जो असमानता है, तो ये समानता नहीं है, यहाँ पे असमानता होता तो हम सत्य करते, ये भी आपके गलत हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद का व्यापार ही क्यों मानती है? तो दीवान बनने के बाद कंपनी खुद को जो व्यापारी ही मानती है, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व हासिल करना और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना था। तो इस कारण से जो दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापारी ही मानती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके ये आपके सहायक संधि की व्याख्या करनी है। तो सहायक संधि किसने की थी? तो सहायक संधि जो है वो एक अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था जो कि रेजिडेंट कहलाता था, तो इसको हम सहायक संधि के रूप में जान। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय को स्पष्ट कीजिए। तो जल संरक्षण के उपाय के लिए जो जितने भी जो वर्षा जल है उसका संग्रहण किया जाना चाहिए, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति इसको रोकने के लिए स्प्रिंकलर से खेतों में सिंचाई करनी चाहिए, बांध बनाकर जो जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर आपको बताना है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जो कि शीघ्रता से नवीकृत या पुनः उनको जो पूरित किया जा सकता है उनको नवीकृत संसाधन कहते हैं। इनकी जो मात्रा वो असीमित होती है, जैसे कि सूर्य है, हवा है, जल है, वन है, ये सभी आपके नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है और एक बार ही वो उपयोग में लिया जा सकता है, और भंडार एक बार में समाप्त होने के बाद उनको नया बनने में जो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी आपके अनवीकरणीय अंतर्गत आते हैं। फिर आपको राजस्थान का मैप आएगा, और मैप भरने का मैंने आपको पूरा एक वीडियो अपलोड कर रखा, आप देख लिया होगा आपने किस किस बच्चे ने वो मैंने आपके जो एक वीडियो बनाया था सालासर बालाजी वाला। तो सालासर बालाजी वाला जो वो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा मैप भरने वाला, तो उसमें आपने देखा होगा पूरी उसमें शादी होती है, वो सारा आपको मैं उसमें फनी वे में समझाया आपको। तो किन किन ने वो वीडियो देख लिया कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें आपके बांसवाड़ा भरना है, तो बांसवाड़ा सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बांसवाड़ा कहा जाता है, यहाँ पे भरेंगे बांसवाड़ा। तीर का निशान लगाकर आपको क्या करना है, बांसवाड़ा आपको यहाँ पे भरना है। नागौर भरना है, तो नागौर फिर भरेंगे ये बीच में, ये वाला जो हिस्सा है आपका बीच वाला नागौर है, तो यहाँ भरेंगे नागौर, ऐसे तीर का निशान लगा के नागौर लिख लेंगे। और फिर आएगा सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर जो जिला है ये यहाँ पर आपको भरना है सवाई माधोपुर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर। 33 जिलों वाला ही राजस्थान का मैप आएगा, आपके 41 जिलों वाला नहीं आएगा, तो आपको 33 जिले वाला ही तैयार करना है। टोंक की बात करें तो ये जो टोंक है वो आपके ये आपके टोंक इसका उत्तर यहाँ भर देंगे। ये वाला आपके जैसलमेर, तो जैसलमेर आपके यहाँ भरना है, जैसलमेर ये आपके गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, ये बीकानेर है, और ये जोधपुर है, ये बाड़मेर है। इस प्रकार से दक्षिण में जाएंगे तो ये डूंगरपुर है, और ये उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो ये ऊपर आपके भीलवाड़ा, ये राजसमंद, तो ये अजमेर, ठीक है, ये पाली, तो ये जालोर, और ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे ये जालोर और ये वाला सिरोही है इसमें, तो ये इसमें आपको संपूर्ण जिसमें आपको भरना है। पूर्वी की बात करें तो इसमें आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आपके चारों जिले इसमें आ जाएंगे इधर। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करते हुए औद्योगिक तंत्र को आपको समझाना है। तो इसमें आपको औद्योगिक अवस्थिति को कौन कौन प्रभावित करते हैं, एक तो इसमें संचार, एक तो कौन प्रभावित करते हैं, संचार करते हैं। एक आपके इसमें कच्चा माल की उपलब्धता हो जाएगा, कच्चा माल की उपलब्धता, एक श्रम हो जाएगा इसमें, इसके अलावा आप इसमें नाम लिखेंगे पूंजी हो जाएगी, और बाजार हो जाएगा। ये सभी जो किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संचार, भूमि, विद्युत, जल, ये सभी इसको किसी उद्योग को लगाने के लिए प्रभावित करते हैं। फिर आपकी अगला प्रश्न ये व्यापारिक रूप में जो कपास की फसल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ठीक है, कपास जो होता है इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, व्यापारिक फसल है, और इसके जो कपास को जो सफ़ेद सोना भी कहा जाता है।
फिर आपके अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान में मुख्य लक्षण में संघवाद को समझाना है। संघवाद का मतलब ये होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना और प्रत्येक स्तर पर जो सरकार की शक्तियों और उनके अधिकार संविधान से ही मिलता है। जैसे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब कोई भी धर्म है जो संविधान में दिए गए आदर्श मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए राज्य धर्म में जो हस्तक्षेप कर जो मूल अधिकारों का उल्लंघन को रोकता है। जैसे कि भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई, इसी प्रकार से माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से को अधिकार का जो सम्मान करते हुए राज्य में जो समुदाय पर आधारित है जो निजी कानूनों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में जो विद्यमान कोई लघु और कुटीर की 4 समस्याओं का आपको वर्णन करना है कि कौन कौन सी समस्याएं। तो एक तो है कि वित्तीय संसाधन की कमी, पहली से जो धन की कमी हो जाएगी, वित्तीय साधनों की कमी हो जाएगी। पहला तो ये कमी हो जाएगी, समस्या है कोई भी जो उद्योग लगाते हैं तो उसमें एक तो धन की कमी होती है, तो वित्तीय साधनों की कमी हो जाएगी। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि कच्चे माल की कमी है, कच्चे माल की कमी हो जाएगी, कच्चे माल की कमी। और क्या क्या इसमें, तो सीमित बाजार है, सीमित बाजार की सीमितता है। इसके अलावा चौथा कारण आप इसमें समस्या यही लिख सकते हैं कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी। तो ये कुछ इसमें आप इसमें कारण लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो आपके अगला प्रश्न है ये निबंधात्मक प्रश्न आएगा, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए परिस्थितियों का वर्णन करना है और 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रमुख कारण बताना है। और ये फिर आपकी अंग्रेज़ों की जो 1857 की क्रांति किस प्रकार से काबू में पाया उसका आपको वर्णन करना है। इसके अलावा आगे का जो क्वेश्चन वो है कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून को उदाहरण सहित अंतर बताना है और संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। भारत में संसद लोकतंत्र के किन सिद्धांतों की आस्था का प्रतीक है और वर्णन करना है। और भारत में कितने प्रकार की अदालतें इनका स्पष्ट करना है। तो अदालतों में तो आप नाम लिखेंगे, सबसे ऊपर 3 स्तर पर होती है अदालतें, सबसे ऊपर ही ऊपर तो आप नाम लिखेंगे इसमें जो केंद्रीय लेवल पर होती हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सर्वोत्तम न्यायालय। तो सबसे ऊपर हो जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर का जो आएगा वो आपके उच्च न्यायालय आ जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जाएगा वो आपका जिला न्यायालय आ जाएगा। तो ये 3 स्तर की जो न्यायिक व्यवस्था अदालतें होती हैं, तो जिला न्यायालय इसमें तीसरे नंबर पे आ जाएगा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय। और इसके अलावा राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नीमच की छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो भाई नीमच की जो छावनी का जो विद्रोह हुआ था वो जो मोहम्मद अली बेग उनके नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। और राजस्थान की प्रमुख हवेलियों का आपको वर्णन करना है। तो जैसे हवेलियों की नगरी किसको कहा जाता है, तो हवेलियों की जो नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। कई सारी यहाँ पे हवेलियाँ हैं, जैसे शेखावटी की प्रमुख हवेलियाँ हैं, नवलगढ़ की हवेलियाँ हैं, मुकुंदगढ़ की हवेलियाँ हैं, मंडावा की हवेलियाँ हैं, आपकी जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। खूब सारी हवेलियों का वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। फिर आपकी ग्राम पंचायत के कार्य बताने की, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है, एक तो स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था करती है ग्राम पंचायत। आपकी ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है वो भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। जो सरपंच होते हैं वो क्या क्या काम करवाते हैं, अपने पंचायत क्षेत्र की जो रोड होते हैं उनमें जो लाइट की व्यवस्था करती हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुचारू रूप से कार्य करती हैं, सड़कों का रख रखाव करती है गाँव में, जन्म और मृत्यु का विवाह का जो पंजीयन करवाती हैं, और कोई महामारी आपदा आ जाती है तो उसमें जिला प्रशासन से वो समन्वय रखती हैं, और अपने क्षेत्र का जो चारागाह वन है उनका विकास करती हैं, मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण और परिवार कल्याण का जो कार्य करती हैं। ये सभी कार्य आप इसमें ग्राम पंचायत के लिख सकेंगे। कोटा और नसीराबाद की जो विद्रोह हुआ था उसका आपको वर्णन करना है। पंचायत समिति के कार्य और राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आपको वर्णन करना है। फिर आपकी एक रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण और प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके जो आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी कि मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किया था, तो इन्होंने 1726 में किया था। अच्छा, मराठों पर नियंत्रण करने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने कौन सा सम्मेलन बुलाया था, वो सम्मेलन कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके आपको बताना है। जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये जेम्स मिल की किताब है। इसने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा है, उनके नाम आपको याद कर लेना है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में गोमूत्र खेती को क्या कहा जाता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो
लास्ट बार है जो 2024 के पेपर में आया था, तो बेवड़ कहा जाता है। 2024 के पेपर में आया था, मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती उसको क्या कहते हैं, बेवड़ कहते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो 2004 में पहली बार है जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कारक क्या है, तो समय और प्रौद्योगिकी ऐसा है जो कि संसाधनों को पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। वस्तु और पदार्थों का संसाधन कौन बनाते हैं, तो उसकी प्रयोज्यता जो होती है उसको संसाधन बनाती हैं। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, तो उसका उत्तर क्या करेंगे, धौलपुर करेंगे। धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। वैसे लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर आपका ये है, इसमें आपको मिलान करना है कि दीवानी क्या है, तो दीवानी एक राजस्व भू राजस्व वसूल करने का एक अधिकार है। और फिर इसमें आप देखेंगे शेर ए मैसूर, तो शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। अच्छा, टीपू सुल्तान का खिलौना कौन सा था, कमेंट करके बताना। आपकी किताब में फोटो दे रखा है कि टीपू सुल्तान का खिलौना कौन सा था, कमेंट करके बताना है। रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा कौन है, ये कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। सिपाही कौन थे, तो सिपाही को सिपाही कहा जाता था। फिर आपके अगला प्रश्न है हाँ ना में आपको उत्तर देना है। तो हाँ ना में उत्तर देने के लिए पहला है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, तो बिल्कुल सही बात है, और मानव है जो सबसे बड़ा संसाधन होता है। विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में विश्व के जो सबसे दो बड़े जो जनसंख्या वाले देश रहते हैं, एक तो आपके चीन है और दूसरा भारत है। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है और दोनों ही एशिया महाद्वीप में आते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन में नील नदी का जो मैदान घना बसा होता है आपके असत्य हो जाएगा। और यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर का कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी जो मंद होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है, यूके है, वहाँ पर जो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल ही धीमी है। तो ये इसका उत्तर आप इसमें लिखिए। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला कि साइबर सुरक्षा के 2 उपाय बताइए। तो साइबर सुरक्षा के उपाय, एक तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए, और किसी को भी फ़ोन या ईमेल से व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अपना जो ईमेल है या फिर अपने फ़ोन नंबर है वो किसी को जो पर्सनल जो OTP वगैरह अपने जो सिक्योरिटी के हिसाब से इनको नहीं देना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग की जिसको जो अंग्रेज़ों ने ठुकरा दी थी। तो झांसी की जो रानी थी वो चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके जो राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेज़ों ने इसको ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एक वस्त्र उद्योग का आपको वर्णन करना है, तो आप इसमें सूती वस्त्र का जो उद्योग है उसका वर्णन कर सकते हैं। सूती वस्त्र राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, और सबसे पहले जो सूती वस्त्र जो उद्योग लगा था वो ब्यावर में लगा था, ठीक है। तो ब्यावर में सबसे पहले सूती वस्त्र का उद्योग लगाया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त की वर्णन करना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग है जो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। इसका उत्तर क्या करेंगे, लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का जो मेरुदंड कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग है, इसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो उद्योग हैं वो इसी उद्योग पर डिपेंड करते हैं। चाहे कोई सी भी मशीन बनानी हो, सारी चीज़ें जो लौह इस्पात की ही बनाई जाती हैं। फिर आपके मैप के लिए कोटा को बनना हो, तो कोटा आपके ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी कोटा हो जाएगा। कोटा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार लगती है, तो ये आप कोटा यहाँ भरेंगे। डूंगरपुर सबसे नीचे ये दक्षिण में आपके डूंगरपुर हो जाएगा, ये इधर बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर है। और सिक्कर जो है आपके ये देखो आधे चंद्रमा जैसा आपको जो सिक्कर दिखाई देता है, कटोरी जैसा सिक्कर होता है, तो सिक्कर क्या करती, कटोरी जैसी है। और त्रिभुज की जैसे आकृति वो अपने अजमेर की है, ठीक है, ये आपके अजमेर है यहाँ पे। और धौलपुर की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा वो आपके धौलपुर हो जाएगा, पूर्वी जिला धौलपुर है। और जैसलमेर ये सबसे पश्चिम में जो जिला वो आपका जैसलमेर हो जाएगा, ये जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा जिला जो अपना धौलपुर है। फिर आपके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी कि राजस्थान में राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुडा बिलवाड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया था। वो कब बुलाया गया था, तो ये जो सम्मेलन बुलाया गया था वो 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे, इन्होंने इनकी जो अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न कि भारत का जो अंतिम वायसराय वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत का अंतिम वायसराय था। तो इसका उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संथालों ने
बगावत कब की थी? तो संथालों ने बगावत 1885 में की थी। आपसे एक प्रश्न ये है कि एक तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। और प्लासी का युद्ध जो कहाँ पर हुआ था और इसमें कौन विजय हुआ था? एक बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा काम न्यायपालिका का नहीं है? तो न्यायपालिका का कौन सा काम नहीं है? कानून का निर्माण करना, विवादों को निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। इनमें से जो न्यायपालिका है उसका काम नहीं है, तो ये कानून का निर्माण करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं, ये कोर्ट का कार्य नहीं होता है, ये अदालतों का काम नहीं होता है। ये काम कौन करती है? तो ये भारतीय संसद करती है। कानून बनाने का जो कार्य है वो कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में होता है, संसद में होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अ वाला उत्तर करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि जनता के द्वारा चुने गए लोकसभा में प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, एमपी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा के अलावा आपको राज्यसभा का पूछ ले तो भी आपको सांसद ही लिखना है। लेकिन ये जो विधायक हैं वो विधायक कौन होता है? जो विधानसभा का जो प्रतिनिधि होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि, उसको विधायक कहते हैं। तो आपको अपने विधायक का नाम भी याद होना चाहिए और अपने सांसद का नाम भी याद होना चाहिए, तो ये आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र मानव निर्मित है, मशीन मानव निर्मित है, सड़क मानव निर्मित है। इसका मतलब मृदा और खनिज लवण जो है, खनिज जो है वो आपके इसमें प्राकृतिक संसाधन होगा। संसाधनों के संबंध में आपको सत्य कथन बताने की कौन सा कथन सत्य है? तो संसाधन उपयोगी होते हैं, संसाधन मूल्यवान होते हैं, संसाधन आवश्यकताओं की संतुष्ट करते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम है, वहाँ पर लोग जो दूर दूर बसे हुए। जबकि यही बात अगर आप जो जयपुर की बात करें, अलवर की बात करें, भरतपुर की बात करें, तो इनका जो जनघनत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका भी एक अलग कारण है, जनसंख्या वितरण के जो कारक है वो डिपेंड करता है। मरुस्थल में जो एक तो जनसंख्या जो घनत्व है वो बिल्कुल ही कम पाया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न, इसमें आपको मिलान करना है। फरमान क्या होता है? तो फरमान एक जो शाही आदेश होता है उसको फरमान कहा जाता है, याद कर लेना, शाही आदेश फरमान कहलाता है। और वास्को डी गामा कौन था? तो एक पुर्तगाली था, ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। और लॉर्ड डलहौजी इन्होंने विलय नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? विलय नीति को इन लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी। काजी कौन होता है? तो काजी एक न्यायाधीश होता है, ठीक है, इसको आप याद करें। काजी जो होता है वो मुस्लिम संप्रदाय में काजी एक न्यायाधीश होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। ये बिल्कुल सही बात है। ये मानव संसाधन मंत्रालय, इसकी स्थापना, जिसको अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले ये MHRD मिनिस्ट्री हुआ करता था, अभी इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है। ये भी बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। किसी भी देश के लोग महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, ये भी सही बात है। किसी भी देश के जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, ये गलत हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में नहीं, ये एशिया महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में वो निवास करते हैं। चाहे वो आपका चीन हो या फिर भारत हो, ये दोनों ही कौन से देश में आते हैं, कौन से महाद्वीप में आते हैं? तो ये चीन और जो भारत है ये आपके एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। अच्छा, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? कमेंट करके बताओ कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है और एक महासागर कितने हैं। विश्व में महासागर कितने, टोटल कितने महासागर हैं और टोटल कितने महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न फिर आपका ये है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महालवारी व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो महालवारी जो व्यवस्था थी उसमें आपके स्थायी बंदोबस्त से कैसे अलग थी? तो भाई स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था, जबकि दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गाँव, जिसमें महाल कहा जाता था, उसके द्वारा किया जाता था। फिर आपको विधानसभा में और आपकी लोकसभा के बीच में आपको 4 अंतर बिंदु बनाकर तालिका बता। मैप की बात करें जिसमें आपको बूंदी भरना है, तो बूंदी का जो मैप है आपके यहाँ पे भरेंगे, ये वाला जो जिला है आपके बूंदी हो जाएगा। ये जो जिला है आपकी क्या है, यहाँ पे बूंदी है, ठीक है, ये बूंदी हो जाएगा। बांसवाड़ा सबसे नीचे बांसवाड़ा भर देंगे इसमें, तो सबसे साउथ में जो जिला है वो आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। ये जिला बांसवाड़ा है, यहाँ भर देंगे बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर भरना हो तो आपको ये नीचे भर देना है। जबकि जैसलमेर, बीकानेर और इसमें आपके बाड़मेर, जोधपुर भरना हो तो आपको यहाँ भरना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, ये चूरू वगैरह भरना तो यहाँ भरेंगे। और जयपुर, इसमें अलवर, धौलपुर, करौली ये भरना हो तो आपको इस साइड में भरना है। जयपुर वगैरह सीकर आ जाए तो यहाँ ऊपर भर देना है। और नागौर, अजमेर आ जाए तो यहाँ भर देना है। और पाली और जोधपुर आ जाए तो यहाँ भरना है।
और इसके अलावा आपको जालौर और सिरोही यहाँ पर देना है। इस प्रकार से आपको पूरा मैप है वो बनना है। झुंझुनू वगैरह आपके इस साइड में आ जाएगा, ये ऊपर आपके झुंझुनू रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि जोधपुर में जो उत्तराधिकारी संघर्ष वो किनके बीच में हुआ था? तो जोधपुर में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था वो राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में हुआ था। तो ब वाला उत्तर इसमें आपके करेक्ट आंसर रहेगा। जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था वो राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में हुआ था। फिर आपके अगला प्रश्न दूसरा ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का जो काम है वो जेम्स रेनेल को सौंपा था। किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को सौंपा था। अगला प्रश्न है कि कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग होते हैं। तो कुल्लू का जो गद्दी समुदाय है वो कैसे लोग थे? वो गडरिये थे, वो भेड़ चलाने का कार्य करते थे। कौन सा जो विवाद वो कानूनी विवाद दीवानी कानून से संबंधित नहीं है? कौन सा दीवानी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो चोरी संबंधी जो है वो आपके दीवानी कानून के संबंध में नहीं आता है। तो ये आप दीवानी कानून में चोरी संबंधी नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो 12 सदस्य जो राज्यसभा में अपने राष्ट्रपति महोदय वो मनोनीत करते हैं। और लोकसभा में भी करते थे पहले 2 सदस्य, तो अभी तो इनको हटा दिया है। लोकसभा की आ जाए तो 2 सदस्य हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इसमें कौन सा ऐसा है जिसको एक बार से ज़्यादा बार काम में ले सकते हैं? तो मशीनें एक बार ही, कोयला एक बार ही काम में ले सकते हैं, पेट्रोलियम एक बार ही। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है फिर आपके इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें जो झरने का जल प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक है, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक है, लेकिन कैंसर उपचार की औषधि, कैंसर उपचार की जो औषधि वो आपके मानव निर्मित होती है, ये आपकी मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। और सबसे कम की पूछें, सबसे कम की धौलपुर का आपको नाम लिखना है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जो जन घनत्व है, तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? ये जयपुर का है। और सबसे कम पूछे तो आपको जैसलमेर का करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 में होती है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सबको पता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। और पंजाब का अधिग्रहण ये कब हुआ था? ये 1774 में हुआ था। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब लगी थी? ये तो ये 1651 में हुगली के किनारे लगी थी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और उसके बाद में फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो 1857 के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो एक तो राजाओं और नवाबों की छीनती सत्ता थी, किसानों और जमींदारों में भारी भरकम लगान से परेशान हो गए थे, और कंपनी ने भारतीय सिपाहियों का जो वेतन था, वेतन शर्तें थी वो कम कर दी थी, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों का जो गणना करना प्रारंभ कर दिया था। और तत्कालीन कारण क्या था? वो गाय और सूअर की जो चर्बी युक्त कारतूस थे। फिर आपके मैप की बात करें तो आपके चूरू हैं, तो चूरू बनना तो आपको चूरू यहाँ पे ये वाला जो जिला वो आपके चूरू हैं, चूरू हो जाएगा। ये ऊपर हनुमानगढ़ हो जाएगा, ये गंगानगर हो जाएगा। और ये बीकानेर है, जैसलमेर है, ये बाड़मेर में, ये जोधपुर है, ये सिरोही है, ये जालौर है, ये वाला सिरोही है, और ये उदयपुर, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और ये आपके भीलवाड़ा, और ये हो जाएगा राजसमंद, अजमेर। ठीक है, तो ये पाली, नागौर, ये सीकर, झुंझुनू, इन सभी के नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी यहाँ पे जयपुर आपको भर देना है। बाड़मेर, ये यहाँ पर जो जिला है ये वाला बाड़मेर जिला भरेंगे, तो इसका नाम क्या भरेंगे? यहाँ पे बाड़मेर भर देंगे। भरतपुर की बात करें तो इधर वाला जो जिला है वो आपका भरतपुर, तो ये सबसे पूर्व में जो जिला है धौलपुर, उसके पास वाला भरतपुर भर देंगे। कुल मिला के आप इधर उधर कहीं पे भी, जैसे आपके गंगानगर या फिर आपके जो हनुमानगढ़ आ जाए तो आप इसको ऊपर दिशा में भर देंगे तो आपके सही हो जाएगा। अगर आप इसको दक्षिण में ले जाके भरोगे यहाँ पे तो फिर आपके गलत हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ये देख लेना कि कौन सा जिला कहाँ। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को किस प्रकार से बदला। एक आपको मृदा के अपरदन को रोकने की 2 विधियों का नाम लिखना है, और जल की उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, उपाय आपको बताना है इसमें। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राज्य में विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों ने तत्काल जो संधि नहीं हो सकी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मारवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आपको मैंने कई बार पूछा था, जेम्स मिल कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। बिरसा किस जाति के थे? तो बिरसा मुंडा थे। क्या थे? बिरसा मुंडा, तो इसका मुंडा हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की
स्थापना कब होती है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 को स्थापित होता है। अच्छा, हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपके राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं कुल वो 245 होते हैं। कितने होते हैं? 245 होते हैं। और लोकसभा की बात करें तो वो 545 होते हैं। और अभी अपने राजस्थान की जो विधानसभा है, तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में राजस्थान के 200 सदस्य हैं, 200 विधायक होते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न आपके इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ठीक है, और कोयला अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है और पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय। इसका मतलब आपके उपरोक्त सभी वाला उत्तर सही होगा। वे संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन किए बिना ही काम में लिए जाते हैं, उनको कौन सा संसाधन कहते हैं? तो उनको कहा जाता है, उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो सांसी जो है वो ये सांसी जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो भरतपुर जिले में ही निवास करती हैं। कि इसका उत्तर क्या करेंगे? सांसी भरतपुर में निवास करती हैं। यहाँ पे सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको मिलान करना है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1000 व्यक्तियों पर जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की जो जन्मों की जो संख्या होती है इसको अपन जन्म दर कहते हैं। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो निवास है वो वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। और प्राकृतिक वृद्धि दर कौन सी है? तो किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। फिर आपके हाँ ना में उत्तर देना है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी बादशाह था, तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को अनेक रियायतें दी थी, तो ये आपके गलत हो जाएगा, रियायतें नहीं दी थी। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवान हो गई थी, तो ये भी आपके जो सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि कच्चे माल के आधार पर आपको क्या करना है? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन करना। मानचित्र की बात करें तो आपको मानचित्र में जोधपुर बनना है, तो जोधपुर आपका ये वाला जो जिला है वो जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जोधपुर हो जाएगा। और पाली जो है ये इसके नीचे ही आपके पाली जिला हो जाएगा, पाली। और पाली के बाद में फिर आपको बना इसमें अलवर, तो इधर वाला जो जिला है वो आपके अलवर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर, अलवर, ये जो जिले आपके यहाँ बनेंगे, तो ये वाले जो जिले आपके अलवर वाला इसमें इसी समय भरना है। नागौर वाला जो हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका नागौर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है? नागौर बनना है। नागौर बीचों बीच में आपको बनना है, नागौर आ जाए। और ये त्रिभुज जैसा जो दिखाई दे रहा है वो अजमेर है। ठीक है, और ये तिलक जैसा जो दिखाई दे रहा है वो तिलक जैसा आपके राजसमंद है। राजसमंद तिलक जैसा है और त्रिभुज जैसा ये अजमेर है। और ये कटोरी जैसा दिखाई दे रहा है, ये कटोरी जैसा, आधे चांद जैसा ये सिक्कर है। और सबसे बड़ा जिला जो है आपके कौन सा है? वो जैसलमेर है। ये आयत जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आयत जैसा जो है वो आपके भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा आयत जैसा है। फिर आपको भारत में जो असहयोग आंदोलन है उसका वर्णन करना। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है और इसमें आपके वनों से क्या क्या लाभ है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का जो महत्व समझाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका आपको वर्णन करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को जो किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी? तो सबसे पहले जो संधि की थी वो भरतपुर ने की थी। किसने की थी? भरतपुर ने की थी। आपको कमेंट करके बताना कि सबसे अंत में संधि किस रियासत ने की थी? सबसे अंत में किस रियासत ने संधि की थी? 1823 में। 1823 में सबसे अंत में किस रियासत के द्वारा जो संधि की गई थी? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है, तो ये तो 2024 के पेपर में आया था आपके। ब्रिटिश सत्ता का जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिया हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेनिया इसका उत्तर हो जाएगा। दिक्कू का अर्थ क्या होता है? तो दिक्कू का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को दिक्कू कहा जाता है। ये भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है वो कौन सी अदालतें होती हैं? तो वो अदालतें जो होती है वो अधीनस्थ अदालतें होती है, जिसको अपन जिला अदालत भी कहते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। सदन कितने? 2 सदन हैं। एक तो हो जाएगा आपके लोकसभा, एक तो निम्न सदन हो जाएगा, निम्न सदन, एक हो जाएगा आपका उच्च सदन। निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। जो लोकसभा है इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव जो 5 साल में होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव हर 6 साल में होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो
2/3 सदस्य हर 6 साल में रिटायर होते हैं। संसाधन संरक्षण का तरीका कौन सा है? तो संसाधन संरक्षण का कौन सा तरीका हो जाएगा? तो इसका उत्तर हम करेंगे इसमें वस्तुओं का पुनर्चक्रण, ये संसाधन के संरक्षण का तरीका है। लोगों की संख्या और क्षमता को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो लोगों की संख्या को और क्षमता को आमतौर पर मानव संसाधन कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? मानव संसाधन कहेंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा जिले की है। कोटा जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो जालौर जिले की जो साक्षरता वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम किसकी जी है? तो जालौर की साक्षरता सबसे कम है और कोटा जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व, लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये जयपुर में निवास करते हैं। फिर आपकी मिलान करने वाला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो क्या है? वो उपजाऊ मैदान है। कौन सा है? उपजाऊ मैदान। तो इसका उपजाऊ मृदा कर देंगे। दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? हीरे की खान है। तो हीरे की खान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। जापान क्या है? तो सबसे कम जन्म दर वाला देश है। केन्या क्या है? तो एक ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है केन्या। ठीक है, तो केन्या क्या है? कि ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लॉर्ड जो हेस्टिंग है उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता एक नई नीति शुरू की गई थी। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये। ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक शक्ति, ये बढ़ते बढ़ते एक व्यापारी कंपनी बन गई थी। ये आपके गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट फिर आपकी मुगल बादशाह औरंगजेब की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो ये 1808 में हुई थी। गलत है, ये 1807 में हुई थी, इसे 1707 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली ताकत डच थे। तो ये डच इसमें नहीं थे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में जो भारतीय नील की जो मांग है वो क्यों बढ़ गई थी? इसका वर्णन आप आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वृहद उद्योग, इनका आपको वर्णन करना है। 1854 में वुड डिस्प्लेज की जो मुख्य 2 विशेषता है उनका आपको वर्णन करना है। फिर आपके मैप आएगा, तो मैप में आपको बना उदयपुर। तो उदयपुर में क्या भरेंगे? जैसे उदयपुर कहाँ भरेगी? तो ये वाला जो हिस्सा राजस्थान में सबसे बड़ा जो जिला दिखाई दे रहा है दक्षिण राजस्थान में, वो उदयपुर है। तो यहाँ क्या भर देंगे अपन? उदयपुर भर देंगे। नागौर, तो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो जिला है वो आपका नागौर है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? नागौर भर देंगे। टोंक, तो ये वाला जो जिला है इधर वाला, अजमेर के इधर वाला, तो ये वाला इसको टोंक के रूप में भर देंगे। ये वाला अजमेर के पास में टोंक भरेंगे। और सिरोही की बात करें तो ये उदयपुर के पास में ही सिरोही है। तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? सिरोही भर देंगे। ये वाला जिला है वो आपके सिरोही है। फिर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सविस्तार वर्णन। नेक्स्ट है फिर आपके भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार से लिखिए और दावानल के कारण और उनके नियंत्रण के उपाय आपको बताना है। प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्णन। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसकी जो आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भीलवाड़ा में किया गया था। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। भीलवाड़ा में इसको आयोजित किया गया था। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो जेम्स मिल्क की किताब है ये। अच्छा, ब्रिटिश भारत का इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कमेंट करके बताओ। देखिए उनका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वर्ली विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो न्यायपालिका के पास जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? चौथे का उत्तर हम इसमें न्यायपालिका करेंगे। जो कोर्ट होती है उसका, जो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो इसका जुडिशरी जो होती है उसमें संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। और ये संविधान कानून बनते कहाँ पे? तो वो संसद में बनते हैं। भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में आया था। तो इसका उत्तर क्या? 1 मिनट, ये 5वें प्रश्न में आपकी ये 2005 में तो RTI आया था। ठीक है, सूचना का अधिकार आया था। ये 2006 में आया था। घरेलू सूचना का जो हिंसा महिला सुरक्षा है वो 2006 में आया था। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस कारक पर निर्भर करता है? तो भूभाग पर, ऊंचाई पर और जलवायु, इन सभी पे निर्भर करता है। इसमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? जो सीमित भंडार वाले होते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न इसमें कि किस जाति को जो भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया है? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? सहरिया कर देंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके ये उत्प्रवास क्या होता है, आप्रवास क्या होता है? तो इनका आपको वर्णन करना है इसमें। तो उत्प्रवास जो होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। और दूसरा इसमें आपके आप्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसको आप्रवास कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। स्थलाकृति और जलवायु,
ये जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हो जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही बात है, 1764 में ही लड़ा गया था। और ये NB हॉलहेड ने भारतीय कानून का संकलन अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी सही बात है। लॉर्ड वेलेस्ली विलय नीति के प्रतिपादक थे। तो वेलेस्ली नहीं था, ये गलत हो जाएगा ये। तो वेलेस्ली नहीं था, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी जो है वो आपके विलय नीति के प्रतिपादक थे। तो ये आपके असत्य हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली ठिकाना आपके बंगाल था, तो ये भी आपके असत्य हो जाएगा। मैप की बात करें तो आपको अजमेर बनना हो तो अजमेर आपके त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है, वो आपके अजमेर है। ठीक है, अजमेर आपको यहाँ बनना है, ये क्या हो जाएगा? आपके अजमेर हो जाएगा। झालावाड़ जो है वो आपके इस वाले एरिया में आपके झालावाड़ हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है आपकी ये झालावाड़ का हो जाएगा। तो ये आपके झालावाड़ यहाँ पे भर देंगे, झालावाड़। ये झालावाड़, बारा, ये कोटा, ये बूंदी, ये आपको इसी एरिया में बना है। श्रीगंगानगर ऊपर ही ऊपर आपका श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर कहाँ पे? ये ऊपर ही ऊपर हो जाएगा ये। और राजसमंद जो है वो आपके तिलक जैसी आकृति वाला है। ये जो तिलक जैसी आकृति दिखाई दे रही है ये आपके राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद तिलक जैसी आकृति है। फिर आपको भूस्खलन किसे कहते हैं, इसकी हानियों का आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका यह है कि 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? तो ये संघर्ष हुआ था हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में। जनगणना की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 19वीं शताब्दी के आखिर से। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि बिरसा राज का जो प्रतीक था कौन है? तो बिरसा राज का जो प्रतीक है वो सफ़ेद झंडा इसका उत्तर रहेगा। सफ़ेद झंडा जो बिरसा राज का प्रतीक है। मिड डे मील जैसी योजना किस अधिकार के कारण अस्तित्व में आई? तो मिड डे मील जैसी जो योजना है वो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आई थी। अगला प्रश्न फिर आपकी कोई कानून पारित होने की किस स्थिति में उससे टकराव विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कि जब वह किसी समूह या समूह की हिमायत या फिर दूसरे की उपेक्षा करता है तो वो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मानव संसाधन में कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? तो उसको कहलाते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं इसको? सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। फिर आपके 7वां प्रश्न है ये, 1 मिनट, मानव संसाधन के कौशल में सुधार करना ये मानव संसाधन विकास है। 1 मिनट, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ब उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें से असीमित संसाधन कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो आपके असीमित संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा है। सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति है। गरासिया ये सिरोही के आबू रोड में निवास करती हैं। सहरिया ये आदिम जनजाति समूह में शामिल है। किशनगंज बारा या बारा जिले में शामिल है। वास्को दी गामा कौन था? तो ये पुर्तगाल का कौन था? एक खोजी यात्री था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे लगी थी। और रणजीत सिंह का जो संबंध है वो पंजाब से था। और मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी। तो ये बिल्कुल आपके सही है, हाँ ये 2015 बिल्कुल सही है। 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 250 है। आपके गलत हो जाएगा, 324 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो ये बिल्कुल आपके सही है। वहाँ पे लोग जो ज़्यादा आ जाते हैं इसलिए वो आप्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। जन्म दर मृत्यु दर से कम होने पर जनसंख्या वृद्धि होती है। तो जन्म दर अगर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में वृद्धि दर नहीं होगी। ये प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करके बताने कि मंगल पांडे कौन था और वो क्यों प्रसिद्ध था। और राजस्थान के जो लघु और कुटीर उद्योग की उनकी समस्याओं का उल्लेख करना है। एक आपको स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण करना है, निजी आधार पर है, सार्वजनिक है या ये जो सरकारी, इस प्रकार से आपको वर्णन करना। एक क्वेश्चन आपका ये कि आदिवासियों के विस्थापन के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन। और मैप में आपको बनना है ये हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जो है आपके ये वाला जिला हनुमानगढ़ हो जाएगा। दौसा जो जिला है आपके जो जयपुर है इसके पास में आपकी जो जिला वो दौसा हो जाएगा। और भीलवाड़ा जो जिला वो आयत के जैसा जो जिला है वो भीलवाड़ा है। करौली इधर आपको ये भर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा मैप वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। लगभग 50 मिनट तक आपने अगर वीडियो को शुरू तक देखा है तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और इसका जो ऐप के ऊपर मैंने आपके 120 प्रश्नों का टेस्ट डाल रखा है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और PDF वगैरह आपको पेपर की जो अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आपके जो बहुत ही अच्छे जो आपके स्कोर है वो हो पाएगा। और जिन भी बच्चों का सपना है अपना टैबलेट प्राप्त करने का, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब आपके जो गणित के पेपर है वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को 80 में से 80 नंबर की आपको ऑल द बेस्ट।
सभी का जो स्कोर है वो 80 में से 80 आए, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।